जब भी हम यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो विशेष रूप से एनसीईआरटी को लेकर के हमारे दिमाग में दो बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। पहला ये कि जो भी हमारा सिलेबस है उसमें जितनी भी सारी विषय दे रखी हैं, क्या उन सभी विषयों की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या सभी विषयों की एनसीईआरटी हमको बिल्कुल बेसिक से यानी क्लास 6 से 12 तक पढ़नी है। तो ये दो बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं और इस वीडियो में इन्हीं दो क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी रिलायबल भी लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें जैसे हिस्ट्री की, तो ये मेरा पर्सनल मत है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो ऐसी विषय हैं जिनकी एनसीईआरटी आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है, क्लास 6 से लेकर के 12 तक। तो ज्योग्राफी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हिस्ट्री को समझते हैं। हिस्ट्री की जो बुक है एनसीईआरटी की, काफ़ी अच्छी किताबें हैं। चाहे आप ओल्ड एनसीईआरटी लें, चाहे न्यू एनसीईआरटी लें, आपको क्लास 6 से 12 तक ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर मेरी एक सलाह आप बिल्कुल मान करके चलिएगा कि सिर्फ एनसीईआरटी को ही आप अपना जो फाइनल सोर्स है वो मान करके न चले। आपको 6 टू 12 मतलब इतना ज़्यादा समय नहीं दे देना है 6 से 12 तक हिस्ट्री पढ़ने में कि आपको 4 महीने निकल जाएं। जल्दी जल्दी से आपको कक्षा 6 से 12 तक की जो इतिहास की किताबें हैं एनसीईआरटी की, वो पढ़ लेनी है। इससे आपको इतिहास विषय के संबंधित आपके दिमाग में जो एक आधारभूत समझ होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो डेवलप हो जाएगी। और इसके बाद में अलग अलग व्यक्ति जो हैं अलग अलग तरह की किताबें रेफर करते हैं। ज़्यादातर जो लोग कहते हैं कि प्राचीन भारत के लिए आप RS शर्मा, मिडेवल हिस्ट्री के लिए यानी मध्यकालीन भारत के लिए आप सतीश चंद्रा, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप सभी जानते हैं कि सबसे जो पॉपुलर बुक है वो स्पेक्ट्रम की बुक है, राजीव अहीर जी के द्वारा जो लिखी गई है। ये तीन किताबें जो है मैं पढ़ता हूँ। मैं अपना जो बता रहा हूँ, मैंने एनसीईआरटी को एक बार अच्छी तरीके से कवर किया है। उसके बाद में प्राचीन भारत RS शर्मा, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत से लोग बिपिन चंद्रा को भी रेफर करते हैं। लेकिन मुझे बिपिन चंद्रा से अच्छी किताब जो लगी है वो स्पेक्ट्रम की लगी है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी को आप स्किप नहीं कर सकते, एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी ही आपका फाइनल सोर्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी आपको जो मानक किताबें हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तभी आप एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए, तभी आप उसको फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इतिहास के संबंध में ये हो गया। अब ज्योग्राफी का जो मेरा मत है या जो मेरा मानना है, वो ये मानता हूं मेरे लिए जो प्राइमरी सोर्स है, और इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मेरा जो 80% फोकस है ज्योग्राफी विषय को लेकर के, वो सिर्फ एनसीईआरटी पर है। ठीक है, ये मेरा मानना है। आप लोगों का मत अलग अलग हो सकता है। आप एक बार पढ़ करके देखिए, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उनको पढ़े बिना मेरे पास बहुत सारी पब्लिकेशन की किताबें औरों की तरह मैंने भी बहुत सारी स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया, मैंने बहुत सारी किताबें देखी हैं। और उन किताबों को देख करके मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ एनसीईआरटी से ज्योग्राफी में मिलती है वो किसी भी बुक से मुझे नहीं मिली। तो मैंने ज्योग्राफी के जो है क्लास 6 से लेकर के 12 तक बिल्कुल अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स जो है उसके तैयार किए हैं। और उसको भी मैं जैसे यूट्यूब पर भी डालता रहता हूँ, तो आप लोग देखते भी होंगे उनको। तो मेरे लिए ज्योग्राफी की बात करें तो एनसीईआरटी सबसे प्राइमरी सोर्स है। इसके अलावा जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एनसीईआरटी से समझ में नहीं आ रही हैं, उनके लिए मैं किसी भी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा मत है और मेरा मानना है कि आप ज्योग्राफी के संबंध में एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने 6 टू 12 ज्योग्राफी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिए, चाहे वो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं या है वो आपकी स्टेट पीसीएस यानी यूपी पीसीएस के क्वेश्चन हैं मेंस के, तो उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिलेंगे, डायरेक्टली बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से उठा के वहां पे रखे गए। ठीक है, तो ये दो विषयों की बात हो गई। इतिहास पर हमने बात की, भूगोल पर हमने बात की। पॉलिटी के लिए मेरा मानना है कि एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक नहीं है। या बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये गलत कह रहा है, या फिर इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपका मत जो है इस संबंध में अलग हो सकता है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी में समय खराब करना बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप बहुत सामान्य सी जानकारी अगर इसमें पहले से रखते हैं, जैसे आपको पता है कि लोकसभा क्या होती है, आपको पता है राज्यसभा क्या होती है, संसद किसे कहते हैं, इस तरह की अगर बेसिक जानकारी, बहुत ज़्यादा डीप बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक सी जानकारी इनके बारे में पता है। ऐसा नहीं हो कि कोई भी मानक किताब आप पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड्स बुक आप पढ़ रहे हैं, या कोई भी आपने रेफरेंस बुक ली हुई है, तो उसमें जब ये शब्द आ जाए राज्यसभा, तो आपको पता ही नहीं है, आपने पहली बार सुना हो, ऐसी जानकारी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, कि पहली बार आप किसी मानक बुक को पढ़ रहे हैं और उसमें राज्यसभा, लोकसभा या
या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बारे में आ जाए और आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, आपको 5% भी उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ें। लेकिन आपको थोड़ी-थोड़ी समझ है हर चीज़ की, तो मैं ये सलाह दूँगा कि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं पॉलिटी वाली, उनमें आप अपना समय वेस्ट ना करते हुए, जो मैं पढ़ता हूँ या जिस बुक से मैं तैयारी करता हूँ वो एम लक्ष्मीकांत, और बहुत सारे लोग सबसे ज़्यादा इसी को रेफ़र करते हैं और मुझे पर्सनली वो बुक बहुत अच्छी लगती है। तो आप पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी पर फ़ोकस न करके आप सीधे लक्ष्मीकांत पर फ़ोकस कर सकते हैं और उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब जितनी बार आप उसको पढ़ सकें, बार-बार, बार-बार, हर बार जब आप पढ़ेंगे किसी भी किताब को, चाहे वो मैं पॉलिटी की या लक्ष्मीकांत की ही नहीं कह रहा, कोई भी बुक है, अगर उसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ सामान्य सी चीज़ें मिलेंगी, दोबारा पढ़ेंगे तो आपको कुछ और नई चीज़ें मिलेंगी उसमें से। ऐसे ही आप जितनी बार बुक को पढ़ेंगे, आपको बार-बार कुछ नई जानकारी उससे मिलेगी, ठीक है? तो जितनी बार पढ़ सकते हैं, जितनी बार मैक्सिमम टाइम रिवीजन उसका कर सकते हैं, उतनी बार आप करें और मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी पर आप अपना समय वेस्ट ना करें। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट वाले सेक्शन के लिए। तो एनवायरनमेंट वाले सेक्शन को अगर आपको एनसीईआरटी से कंप्लीट करना है, तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ क्लियरली मेंशन कर देना चाहता हूँ कि आपको एक ही स्थान पर कोई एक किताब ऐसी नहीं मिलेगी एनसीईआरटी की, जिससे आपकी पूरी एनवायरनमेंट वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। एनवायरनमेंट के या एनवायरनमेंट में जिन जिन स्थानों से प्रश्न बनते हैं, जिन जिन जगहों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें अगर आप एनसीईआरटी में उन चीज़ों को ढूंढेंगे तो आपको अलग अलग विषयों में अलग अलग चैप्टर्स के रूप में एनवायरनमेंट के कुछ सेक्शंस मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, जैसे 11th क्लास में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ से आपको एनवायरनमेंट का कंटेंट मिलेगा। 12th क्लास में बायोलॉजी की यूनिट नंबर 9 में आपको एनवायरनमेंट से संबंधित कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा 12th ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 15 एंड 16, ये जो हैं एनसीईआरटी किताबें हैं जहाँ से आप एनवायरनमेंट का जो कंटेंट है वो कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके लिए आप न पढ़ते हुए, हालांकि एक बार अगर आपको इसको पढ़ना है तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन एनवायरनमेंट के लिए आप कोई भी मानक बुक का इस्तेमाल करें, किसी भी स्टैंडर्ड्स बुक का इस्तेमाल करें जो मार्केट में अवेलेबल हैं यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। बहुत सी कोचिंग संस्थानों के भी जो बुक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे आप दृष्टि आईएएस की पारिस्थितिकी वाली यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाली बुक यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है और रिलायबल है, और वहाँ से भी प्रश्न जो है हमको लगातार मिल जाते हैं। या फिर वाणी पब्लिकेशन की इन्वायरमेंट की किताब आती है, वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस, जो आपको अच्छी लगे किताब, जिस किताब की जो भाषा शैली है वो आपकी समझ में आए, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है आपको किसी भी एनसीईआरटी में कंप्लीट नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह से इसके टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। साइंस एंड टेक की बात करें तो जैसे साइंस, बहुत से लोग क्या करते हैं, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो विज्ञान की किताबें हैं उन्हीं को पढ़ते रहते हैं और बहुत ज़्यादा समय उसमें अपना जो है वो वेस्ट कर देते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत है कि मैं अपनी बता रहा हूँ, जैसे मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो सेक्शन है इसको मैं कवर कर रहा हूँ, तो ये मैंने एक बुक खरीदी है मार्केट से, जो मेरी पर्सनल बुक है, अरिहंत की बुक है, एनसाइक्लोपीडिया के नाम से आती है। मेरे हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छी किताब लगी है वो, उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से दे रखी हैं और प्लस उसमें एनसीईआरटी की चीज़ों को भी कवर किया गया है। अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया जो बुक है वो मैंने मार्केट से खरीदी है अपने इस वाले सेक्शन के लिए, और यहाँ से एनसीईआरटी में समय न व्यर्थ करते हुए आपको क्या करना है, आप एक बुक किताब जो भी आप पसंद करें, जैसे मेरी पसंद अरिहंत वाली है, आप जो भी किताब आपको अच्छी लगती है, और मतलब वही है कि जिस किताब की भाषा आपको प्रभावित कर रही है, जिस किताब की भाषा शैली आपकी समझ में आ रही है, वो एक किताब विज्ञान प्रौद्योगिकी आप ले सकते हैं। और वैसे जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से मिल जाते हैं, यानी इस वाले सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे मेंस में चाहे प्री में, तो वो ज़्यादातर प्रश्न ऐसे होते हैं साइंस एंड टेक के, जो कि आपके करंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को इसके साथ साथ आप कवर करते चलें, बाकी की कोई एक किताब, आप जिस किताब को भी आप अच्छा समझते हैं वो किताब आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये वीडियो ही मेरा बनाने का उद्देश्य ये था कि एनसीईआरटी आपको कौन कौन सी विषय की पढ़नी है, तो उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति वाला। कला संस्कृति के लिए आपको कोई भी अलग से किताब, जैसे बहुत से लोग नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं तो वो काफ़ी मोटी किताब है और कभी कभी वो पूरी भी नहीं हो पाती है, बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते हैं उसको, तो मैं जो है नितिन सिंघानिया आपको यहाँ से प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। नितिन सिंघानिया मैं नहीं कर रहा तैयारी, मैं आर्ट एंड कल्चर के लिए फुली डिपेंडेंट हूँ, किस पर, एनसीईआरटी पर। तो एनसीईआरटी में आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए, कला संस्कृति के लिए पढ़ना क्या है, आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ना है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत, जो कि आर.एस. शर्मा की किताब है कला संस्कृति के लिए, क्योंकि ये आप वैसे भी पढ़ेंगे प्राचीन भारत, आपको वैसे भी ऑल ओवर एग्जाम के लिए पढ़ना ही पढ़ना है।
तो प्राचीन भारत को आपको थोड़ा-सा अच्छी तरीके से समझना है। अगर स्पेशली हम बात करें किसके लिए, कला संस्कृति के लिए, तो जब तक हम प्राचीन भारत को नहीं समझेंगे अच्छी तरीके से, प्राचीन भारत में जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं, जो भी नई-नई कलाओं का निर्माण हुआ था, नई-नई कलाओं का विकास हुआ था, मंदिर स्थापत्य कला, ठीक है? जो भी इन सारी चीज़ों का विकास अगर आप बिल्कुल क्रमिक रूप से एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत से समझते हुए चलेंगे, तो आपको कला संस्कृति को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे पहले आपको एंशिएंट इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसके बाद में 11th क्लास की एक किताब आती है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, जहां से परचेज करना चाहें खरीद सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप इन दो किताबों को, हालांकि 11th क्लास की एक और बुक है, मतलब आर्ट एंड कल्चर पर दो किताबें हैं। एक तो ये है आपकी इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, और एक किताब है आपकी जिसमें पेंटिंग्स वगैरह के बारे में दिया गया है। मतलब ये भी एक कह सकते हैं अपनी आर्ट का एक हिस्सा है पेंटिंग। तो अगर आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी वाली इस किताब को पढ़ लीजिए, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट और एंशिएंट इंडिया को। इन दोनों किताबों को अगर बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, इनके नोट्स बना लीजिए और बार बार इनको रिवाइज करते रहिए, आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? क्योंकि मैं भी इसी चीज़ से तैयारी कर रहा हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि ये अनप्रडिक्टेबल है और यहाँ से प्रश्न की संख्या भी जैसे देखते हैं बहुत ज़्यादा नहीं रहती, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न आते भी नहीं है। तो इसके लिए आपको अलग से मार्केट से किताबें ला करके नहीं पढ़ना है। कोई भी जैसे मोटी मोटी किताबें वर्ल्ड हिस्ट्री पर लिखी गई हैं तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप 11th क्लास की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, विश्व इतिहास के कुछ विषय, एक किताब पढ़ लीजिए केवल, ये काफ़ी है। और बहुत ज़्यादा फोकस आपको इस पर नहीं करना है, ठीक है? वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स भी नहीं बनाए तो मैं भी ये कहूँगा कि नोट्स भी ना बनाए तो ही बेहतर है। वो किताब है, एक छोटी सी किताब है, उस किताब को आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, और जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार उसके जो हाईलाइटेड पोर्शन है, जो आपने किताब पढ़ेंगे तो आप उस किताब में से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, तो उन्हीं को एक बार से सरसरी निगाह से देख लीजिए, तो ये काफ़ी रहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। इसके बाद में इंडियन सोसाइटी, जो कि मेंस में आता है विशेष रूप से फर्स्ट पेपर में, तो इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज जो है, इसके लिए आप 11th और 12th क्लास की सोशलॉजी की जो बुक्स आती हैं उनको पढ़ लीजिए, और इसके लिए आपको अलग से कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स से बहुत सारी योजनाएं भारतीय समाज के लिए आती रहती हैं, इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडियन सोसाइटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सरकार की जो भी समय समय पर नई पॉलिसीज आती हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के लिए हैं, चाहे वो ग्रामीण में जैसे जल प्रबंधन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी करंट अफेयर से कवर हो जाएंगी। बाकी एक आधारभूत समझ 11th-12th क्लास की जो सोशलॉजी की बुक्स है वहाँ से आपकी डेवलप हो ही जाएगी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए भी लोग बहुत अलग अलग किताबें यूज़ करते हैं। मैं इसके लिए भी कोई मानक किताब यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई स्टैंडर्ड बुक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं इकोनॉमिक्स के लिए केवल डिपेंडेंट हूँ अपनी जो प्राइमरी सोर्स है 9 to 12th, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की इकोनॉमिक्स की जितनी भी बुक्स हैं उनके मैं नोट्स बना रहा हूँ, उन्हीं से मैं तैयारी कर रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको ये भी समझ होगी कि इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से ज़्यादातर प्रश्न जो आते हैं वो आपके करंट बेस्ड होते हैं। जैसे आपका कोई भी बजट आया, यूनियन बजट हो या स्टेट बजट हो, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक सर्वे है, समय समय पर बहुत से संस्थानों के द्वारा अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई, इकोनॉमी से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रकाशित होती रहती हैं। उनको आप कवर करते चलें, उनको देखते चलें, उनको समझते चलें। इसके साथ साथ आपका जो बेस है वो 9th से लेकर के 12th तक की जो बुक है इकोनॉमिक्स की, एनसीईआरटी की, वो पढ़ लेंगे। और उसके बाद में जो करंट वाले सेक्शन है, बजट वगैरह आता है, आर्थिक सर्वे आता है, जो भी है, इन सभी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे तो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन भी आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि आपका जो 2 प्रश्नों वाला जो कन्फ्यूज़न था कि किस तरीके से हमको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्या सभी विषयों के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है या हम सभी विषयों की एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक ही पढ़ें, ये वाले प्रश्न आपके दोनों मैं समझता हूँ बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे। तो आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तय कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको यहाँ पर एक आइडिया देने की कोशिश की है। आप जिस दिन पिछले साल के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ जाएंगी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, हर व्यक्ति के अपने अपने तरीके होते हैं। मैंने अपना तरीका आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको ये अच्छा लगता है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एक सूचना और जाते जाते मैं आपको देना चाहता हूँ कि जितनी भी विषयों की एनसीईआरटी के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया है, उन सभी की एनसीईआरटी की वीडियो फ्री मैं इस चैनल पर डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप
हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने नोट्स तैयार किए हैं, विशेष रूप से अगर मैं जैसे कहूँ तो ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए मैं किसी भी तरह की कोई अदर सोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से मुझे चीज़ें मुझे लग रहा है कि मुझे ज्योग्राफी के लिए सारी चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं, और जो चीज़ नहीं मिलती है उसके लिए मैं मेरे पास जो किताबें हैं, अन्य किताबें हैं, उनसे मैं उसकी जो गैप बनता है ज्योग्राफी में उसको मैं पूरा कर लेता हूँ। ठीक है? तो ज्योग्राफी खत्म होते ही, जैसे हम 11th क्लास की ज्योग्राफी तक पहुँच चुके हैं, और जैसे ही ज्योग्राफी समाप्त होगी, अदर जो सब्जेक्ट हैं एनसीईआरटी की, उनकी समरी भी आपको फ्री में यहीं से इस चैनल से मिल जाएगी। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं अपना जो भी स्टडी मटेरियल है मैं आपके साथ साझा करता रहता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।